हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल थंडर। आज हम पढ़ेंगे आपका जो सिंगल रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन होता है उसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। जो फार्मूला आता है उसके बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये जो वीडियो है हमारा पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैं आपको जो फार्मूला है उसके बारे में एनालिसिस करके बता दूंगा, और आपका जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपका जो भी प्रॉब्लम आने का पॉसिबिलिटी है उसके बारे में मैं बोलूंगा। लेट्स स्टार्ट। तो हम सिंगल रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन क्यों बोलते हैं? तो सिंगल रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जो रेनफोर्समेंट बार्स होते हैं हम टेंशन जोन में कंक्रीट का प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम इसे सिंगल रेनफोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन बोलते हैं। तो हम टेंशन जोन में क्यों स्टील बार्स प्रोवाइड करते हैं? हम टेंशन जोन में इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आपका जो कंक्रीट होता है आपका अच्छे से कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो ले सकता है, बट आपका जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो हमारा कंक्रीट इतने अच्छे से नहीं ले सकता है। इसलिए हम उसे काउंटर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम टेंशन पार्ट में रेनफोर्समेंट रॉड आपका यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे भी एक फिगर देख सकते हैं। ये हो गया आपका जो कंक्रीट सेक्शन है, ये हो गया आपका कंप्रेशन सेक्शन, एंड ये हो गया आपका टेंशन सेक्शन। मैं यहाँ पे टेंशन सेक्शन में 4 नंबर्स का रेनफोर्समेंट रॉड यूज किया हूँ। तो क्यों यूज किया हूँ अब डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, आपका सपोज ये आपका एक बीम है, मैं यहाँ पर मिडिल पे आपका लोड दे रहा हूँ। तो लोड देने से क्या होता है, आपका जो बीम है इस तरह से बेंड हो जाता है। तो बेंड होने से यहाँ पे जो आपका मिडिल वाला पोर्शन है लोड लेने से ये इसमें आपका कंप्रेशन आता है। कंप्रेशन मतलब ये कंप्रेस्ड हो जाता है, एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो टेंशन हो जाता है, मतलब ये टेंस्ड हो जाता है, स्ट्रेस्ड हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्रैक आता है। तो ये जो क्रैक आता है उसे प्रिवेंट करने के लिए हम टेंशन जोन पे रेनफोर्समेंट बार यूज करते हैं। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ आपको, ये सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए आपका जो कंप्रेशन जोन है ये अपर पार्ट में रहेगा, और जो टेंशन जोन है ये नीचे वाला पार्ट में रहेगा। अगर हम कैंटिलीवर बीम यूज करते हैं तो मैं उसका जो फ्री एंड है, फ्री एंड में हम लोड देंगे तो क्या होता है, आपका जो कैंटिलीवर बीम होता है वो इस डायरेक्शन में आपका जो मैं यहाँ पे रेड कलर में आरो शो किया हूँ, जो अपर पार्ट है आपका ये स्ट्रेस्ड हो जाता है, मतलब टेंशन पार्ट है ये, और जो नीचे वाला पार्ट है ये कंप्रेस्ड हो जाता है, मतलब ये कंप्रेशन पार्ट है। तो सिंपल रेनफोर्समेंट में आपका जो अपर पार्ट रहता है वो तो कंप्रेशन होता है, नीचे वाला पार्ट टेंशन होता है। बट कैंटिलीवर बीम में आपका जो अपर पार्ट होता है वो टेंशन होता है, एंड नीचे वाला पार्ट जो है वो कंप्रेशन जोन में होता है। आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है उसे हम ये भी बोल सकते हैं, ये एक प्लेन और लाइन है जिसमें हमारा टेंशन नहीं होता है और कंप्रेशन भी नहीं होता है। जब आपका बीम बेंड होता है वहां पर कंप्रेशन एंड टेंशन का जो फोर्स रहता है वो 0 होता है। तो हम न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कैसे फाइंड करेंगे? तो न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है उसे फाइंड करने से पहले हमें जानना चाहिए डेप्थ का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की तरह आपका एक बालान सेक्शन यहाँ पे लिया हूँ। तो बालान सेक्शन में आपका जो बीम का टॉप एज होता है उसमें से आपका जो न्यूट्रल एक्सिस तक जितना भी डिस्टेंस होता है उसे हम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे। सो आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका जो आपका स्टील का अमाउंट होता है टेंशन पे, एंड जो आप कंक्रीट का ग्रेड यूज किए हैं एंड जो ग्रेड का स्टील यूज किए हैं उस अकॉर्डिंग ये आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है ये उसका डेप्थ चेंज करता है। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, वो वेरी करता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो आपका स्टील है, ये जो अमाउंट है स्टील का, हमें इसे कम कर देंगे तो क्या होगा, आपका जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो भी आपका लेस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या करते हैं, हम यहाँ पे अगर आपका जो स्टील सेक्शन है, स्टील का क्वांटिटी है ज़्यादा कर देते हैं तो आपका जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होता है ज़्यादा हो जाता है। तो बालान सेक्शन क्या है एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या है इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक बालान सेक्शन लिया हूँ एंड एक अंडर रेनफोर्स सेक्शन लिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो वेरी करता है। देखिए, आपका एक बैलेंस सेक्शन है, आपका यहाँ पे जो आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है और जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है ये सेम लाइन पे लाई किया है, क्योंकि हमारा जो एक्सयू मतलब डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है एंड जो एक्सयू मैक्स है मतलब डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसका जो डेप्थ है वो सेम आता है। पर हमारा अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हमारा जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो हमारा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के
अपर में आता है, मतलब आपका जो XU है वो लेस देन XU मैक्स है। क्यों लेस है आपका? हमारा यहाँ पे देखिए आप अंडर रेनफोर्स, मतलब आपका जो स्टील का क्वांटिटी है मैं यहाँ पे कम कर दिया हूँ, इस वजह से आपका जो XU है यहाँ पे आप उसका वैल्यू चेंज होके उसका डेप्थ जो है वो कम हो जाता है। तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस जो है उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का जो डेफिनेशन है वो है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस एक लाइन है जहाँ पे आपका जो स्टील का स्ट्रेस होता है एंड जो कंक्रीट का स्ट्रेस होता है वो सर्टेन परमिसिबल वैल्यू से एक्सीड नहीं करता है। जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है उसका डेप्थ हम कैसे निकालेंगे? जो ये वाला डेप्थ है XU मैक्स का हम कैसे निकालेंगे? कोडल प्रोविजन में दिया हुआ है। तो हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। हमारा जो Fe250 ग्रेड स्टील है, मतलब यहाँ पर हम अगर Fe250 ग्रेड का स्टील लेंगे तो उसका जो XU मैक्स का डेप्थ होता है तो वो 0.53D होगा। अगर हम Fe415 ग्रेड का स्टील यूज़ करेंगे तो 0.48D होगा। अगर हम Fe500 ग्रेड का स्टील यूज़ करेंगे तो 0.46D होगा। तो इस वजह से अगर मैं बैलेंस्ड एंड अंडर रेनफोर्स सेक्शन में स्टील का ग्रेड सेम रखता हूँ तो आपका जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो वेरी करता है, पर आपका जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस है वो सेम लाइन पे आपका रहता है। हमें तो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसे फाइंड करना है वो तो पता चल गया, पर हमें जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है जो कि वेरी करता है, आपका जो कंक्रीट का ग्रेड होता है, हमारा जो स्टील का ग्रेड होता है, उसे हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एक्चुअल एन जो है XU का डेप्थ फाइंड करने के लिए हमें रिजल्टेंट फोर्स फॉर कंप्रेशन चाहिए। तो रिजल्टेंट फोर्स फॉर कंप्रेशन जो है वो है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस आपका क्या है कंप्रेशन एरिया में? 0.36 FCK इंटू B इंटू XU। तो ये जो 0.36 FCK कहाँ से आएगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में डेरिवेशन करके बताऊंगा। और जो आपका रिजल्टेंट फोर्स फॉर टेंशन होता है वो स्ट्रेस इन स्टील मल्टीप्लाई बाय एरिया इन स्टील। आपका जो स्ट्रेस होता है स्टील पे वो तो होता है 0.87 FY इंटू आपका एरिया इन स्टील। तो हमारा जो 0.87 FY आया ये कहाँ से आया? अगर हम जो FY होता है, FY का मतलब आपका जो ग्रेड ऑफ स्टील होता है उसमें हम 1.15 डिवाइड कर देते हैं। जो 1.15 मतलब आपका जो सेफ्टी फैक्टर है स्टील का डिवाइड कर देते हैं तो हमारा 0.87 FY आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स फॉर कंप्रेशन होता है एंड जो रिजल्टेंट फोर्स फॉर टेंशन होता है, अगर हम उसे कंपेयर करेंगे तो आपका जो XU आता है वो हम फाइंड कर सकते हैं। मतलब आपका देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे 0.36 FCK BXU इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू एरिया इन स्टील किया, तो हमारा जो XU का वैल्यू आया यहाँ पे आया आपका 0.87 FY इंटू एरिया इन स्टील डिवाइड बाई 0.36 FCK B। तो हमारा जो XU है मतलब आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, हम इस फॉर्मूला से काउंट कर सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे FCKU जो है, FCK का मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है, अगर हम मान लीजिए एक 150 mm साइज जो क्यूब होता है, टेस्टिंग के लिए हम 150 mm का साइज का क्यूब प्रिपेयर करते हैं M20 कंक्रीट मिक्स पे। तो हमें तो पता है आपका जो 150 mm साइज का क्यूब होता है उसका जो 28 डेज में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो तो 20 न्यूटन पर mm² ही आता है। तो हम कैसे जानते हैं? तो हम जो क्यूब है उसे अच्छे से क्यूरिंग करके 28 डेज तक रखते हैं। उसके बाद जब हम उसका टेस्ट करेंगे, आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है वो 95% रिजल्ट जो आता है हमारा वो पास करना चाहिए। मतलब आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है बिलो हु इज नॉट मोर देन 5% रिजल्ट विल अलाउ टू फेल। मतलब आपका 95% जो क्यूब होता है वो पास होना चाहिए एंड ओनली 5% क्यूब जो है वो फेल होने से हम वो ऐसे भी बोल सकते हैं हमारा जो M20 कंक्रीट मिक्स का हम क्यूब प्रिपेयर करे थे उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 20 न्यूटन पर mm² है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो हम चेक करते हैं हम जनरली कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका B है वो है आपका ब्रेथ ऑफ सेक्शन एंड जो आपका XU है हम जो से जिसका वैल्यू हमें चाहिए था वो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड जो FI है हमारा है ग्रेड ऑफ स्टील। मतलब आपका जो कंक्रीट सेक्शन बनाने में आप कौन से ग्रेड का स्टील यूज किए हैं। तो अब जानते हैं हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स फॉर कंप्रेशन आया स्ट्रेस इनटू एरिया जो कि 0.36 FCK इंटू B इंटू XY है, ये कहाँ से आया? देखिए मैं इसलिए आपका एक कंक्रीट जो सेक्शन है उसका क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ बीम का। यहाँ पे इसका जो है ये है ब्रेथ है एंड ये जो है आपका इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ क्यों? हम जब कंक्रीट का उसमें जो लोड कैलकुलेट करेंगे तो हम ओनली इतना ही पार्ट लेते हैं,
एंड इसका नीचे जो पार्ट होता है ये अननेसेसरी है। आपका ये जो कंक्रीट बीम का क्रॉस सेक्शन है उसका जो टोटल डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, बट आपका जो इफेक्टिव डेप्थ होता है यहाँ से लेकर आपका जो जहाँ पे आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उस तक ही आपका इफेक्टिव डेप्थ होता है। क्योंकि हम ये जो डेप्थ प्रोवाइड करते हैं ये हमें जो आपका एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होता है, जो रेनफोर्समेंट यहाँ पर हम प्रोवाइड किए हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए हम ये जो आपका डेप्थ है, एक्स्ट्रा डेप्थ है, हम लेते हैं। तो इस पार्ट को हम क्लियर कवर भी बोल सकते हैं। अगर मैं ये जो कंक्रीट सेक्शन है इसका जो मैं स्ट्रेन डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ तो आपका जो यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट होता है वो तो 0.0035 होता है, पर आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील होता है वो 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाई ES होता है। FY का मतलब ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब कौन सा ग्रेड का स्टील आप कंक्रीट सेक्शन जो है बनाने में यूज करते हैं। एंड जो ES है इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, जो कि 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होता है। तो अगर हम इस स्ट्रेन डायग्राम का स्ट्रेस ब्लॉक बनाएंगे तो आपका एक अजम्पशन है, आपका यहाँ पे देखिए आप पैराबोलिक है, फिर यहाँ से आपका रेक्टेंगुलर है। तो हमारा जो अजम्पशन है कंक्रीट सेक्शन बनाने में, हम उससे भी बता सकते हैं हमारा जो 0.002 है उस तक आपका ये पैराबोलिक होता है, आपका जो स्ट्रेस ब्लॉक है, एंड उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 0.446 FCK लिखा हूँ। तो 0.446 FCK क्या होता है? तो 0.446 FCK जो है वो है कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ। हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो हम कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ 0.446 FCK लेते हैं। तो हमें तो पता चल गया यहाँ पे आपका एक 0.002 का स्ट्रेन आता है। तो हम स्ट्रेन वेरिएशन डायग्राम में अगर इसे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपका 0.002 जो स्ट्रेन है यहाँ पे आएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है हम उसे x1 लिखेंगे, एंड यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है हम x2 लिखेंगे। तो टोटल पार्ट हमारा हो गया xu। xu का मतलब आपका डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो xu हमारा कंसिस्ट है x1 एंड x2 से। तो अब हम क्या करेंगे, आपका जो सिमिलर ट्रायंगल रूल होता है तो सिमिलर ट्रायंगल रूल को यूज करेंगे। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 0.0035 डिवाइडेड बाई xu इज इक्वल टू 0.002 डिवाइडेड बाई x2। तो हम सिमिलर ट्रायंगल रूल को यूज करके ये लिख सकते हैं। तो हम उसमें से फाइंड कर सकते हैं आपका जो x2 है वो 4/7 xu आ जाएगा। देन हम x1 निकालेंगे। हमारा x1 एंड x2 दोनों को मिलाने से हमारा जो xu है वो फॉर्म होता है। तो हमें तो x2 पता है तो x1 हम इजीली निकाल सकते हैं जो कि 3/7 xu है। तो अब हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस इनटू एरिया जो हम करने से पहले आप यहाँ पे देखिए, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, फिर यहाँ पे एक पैराबोलिक सेक्शन है। एरिया कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तो एरिया जो है वो इरेगुलर है। तो इरेगुलर होने के वजह से हम क्या करते हैं, ये जो पार्ट है हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका C1 एंड दूसरा है आपका C2। तो हम पहले C1 का जो है उसका एरिया निकालेंगे। तो उसका एरिया तो हम रेक्टेंगुलर है, यहाँ पे आपका जो C1 एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है वो तो रेक्टेंगुलर है। तो अब हम C1 का एरिया निकालेंगे, एंड C1 जो है हमारा वो तो रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारा जो C1 है यहाँ पर उसका जो एरिया है, जो कि फॉर्मूला है स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। यहाँ पे स्ट्रेस हमारा कितना आ रहा है 0.446 FCK, एंड हमारा जो एरिया है यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ब्रेथ इनटू डेप्थ। हमारा जो यहाँ पे ब्रेथ है वो तो हमारा B है, तो इसलिए हम एरिया में B लिख देंगे। एंड जो हमारा यहाँ पे डेप्थ है C1 का वो तो हमारा x1 है, तो यहाँ पे हमारा x1 का वैल्यू पता है जो कि 3/7 xu है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा C2 का एरिया निकालेंगे जो कि हमारा पैराबोला है। पैराबोला का जो एरिया है वो है 2/3 ऑफ रेक्टेंगल। तो हम C2 का एरिया कैसे निकालेंगे? C2 का जो एरिया है सेम स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। यहाँ पे आपका स्ट्रेस आ रहे हैं 0.446 FCK, एंड इसका जो एरिया है जो ये पैराबोला सेक्शन है उसका तो जो ब्रेथ है वो हम B लेंगे। तो B मतलब यहाँ पे आप देखिए हमारा यहाँ पे B हम 2/3 B लिए हैं, क्योंकि हमारा जो पैराबोला का एरिया है वो 2/3 ऑफ रेक्टेंगल होता है। एंड हमें तो x2 का वैल्यू पता है 4/7 xu है। तो हम ये भी लिख सकते हैं 0.446 FCK मल्टीप्लाई बाय 2/3B इंटू 4/7 xu। तो हमें C1 का एरिया मिल गया एंड C2 का एरिया भी मिल गया। तो हम
अगर ये जो C1 एरिया है एंड जो C2 एरिया है दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे यहाँ पे टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना लगता है हमें इजीली पता चल जाएगा। ये तो रेक्टेंगुलर है एंड ये पैराबोलिक है, तो लेते हैं C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 करने से हमारा जो आता है वो आता है 0.36 FCK BXU, जो कि हमारा है कंप्रेसिव फोर्स जो है 0.36 FCK BXU। तो हमारा C1 मिल गया एंड C2 मिल गया। तो क्या हम जान सकते हैं C1 जो है वो कितना डिस्टेंस पे लगता है एंड जो C2 है वो कितना डिस्टेंस से लगता है। अगर हम इसका डिस्टेंस पता सकते हैं, हमारा जो कंप्रेशन फोर्स है वो कंबाइन होके कहाँ लगता है हमें पता चल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम C1 का जो डिस्टेंस है यहाँ से वो फाइंड करते हैं। तो C1 का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, तो C1 जो है उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम x1 डिवाइडेड बाई 2 करके। सपोज ये एरिया है आपका, ये तो आपका जो डेप्थ है वो तो x1 है। सपोज हमारा C1 जो है वो आधा में लगता है, तो x1 डिवाइड 2 करके हम निकाल सकते हैं हमारा जो A1 है, मतलब ये जो छोटा वाला पर्सन है A1, ये हमारा 3 डिवाइड बाई 14 XU में हमारा C1 जो है वो लगता है। तो अब हम A2 कैलकुलेट करेंगे। A2 का मतलब आपका जो यहाँ से लेके हमारा जो C2 तक जो डिस्टेंस है, तो A2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बड़ा वाला पोर्शन है A2, हम उसे अब कैलकुलेट करेंगे। तो A2 कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो है x1 प्लस 3/8 x2। 3/8 क्या है, हमारा CG ऑफ पैराबोला है। तो हम x1 यहाँ पे क्यों करेंगे, x1 मतलब हमें तो यहाँ तक पता है इसका जो डिस्टेंस है x1 है, पर यहाँ पे तो ये आपका पैराबोला हो गया, तो यहाँ पर हम CG ऑफ पैराबोला निकालेंगे जो कि 3/8 x2 है। तो ये जो फॉर्मूला है इसे कैलकुलेट करने से हमारा A2 आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 7 XU प्लस 3/8 इंटू 4/7 XU। हमें A1 मिल गया, A2 मिल गया, C1 मिल गया एंड C2 मिल गया। तो हम कंबाइन करके इसे एक जो कंबाइन फोर्स है कंप्रेशन का उसे भी निकाल सकते हैं। तो कंबाइन करने से हमारा जो होता है, मतलब X हम यहाँ पे लिए हैं, आपका जो कंप्रेशन फोर्स जहाँ पे एक्ट करेगा तो उसका जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेकर टॉप एड से लेकर उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये जो फार्मूला है इस तरह से, तो उसका जो फार्मूला है ये है x इज इक्वल टू C1A1 प्लस C2A2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। हमारे पास ये सब डाटा है वो तो अवेलेबल है। तो अगर हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा जो x है वो आ जाएगा 0.42 XU। तो 0.42 XU का मतलब आपका जो कंप्रेशन फोर्स है ऊपर से लेके यहाँ पर जो 0.42 XU है, इतने डिस्टेंस पर आपका जो कंप्रेशन फोर्स हम अभी निकाले C इज इक्वल टू 0.36 FCK BXU यहाँ पर एक्ट करता है। अगर हमें पता चल गया ये है आपका 0.42 XU एंड ये है आपका टोटल इफेक्टिव डेप्थ। अगर हमारा टोटल इफेक्टिव डेप्थ से इतना तक पोर्शन हमें पता है 0.42 XU, तो यहाँ पर जो पोर्शन है हम इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं जो कि है D माइनस 0.42 XU, जिसको हम लीवर आर्म बोलते हैं। तो लीवर आर्म क्या है, तो लीवर आर्म का मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स। तो अब हमारा ये जो सेक्शन है कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ले सकता है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपका यहाँ पे देखिए आप, हमारा जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है अगर हम कंप्रेशन साइड से लेंगे तो हमारा हो गया C मल्टीप्लाई बाई LA मतलब आपका लीवर आर्म। तो लीवर आर्म का मतलब मैं आपको बोल चुका हूँ डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव एंड टेंसाइल फोर्स। तो यहाँ पे आपका C हमको पता है 0.36 FCK BXU एंड हमारा जो लीवर आर्म आया वो हो गया D माइनस 0.42 XU। अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कंप्रेशन साइड पे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को टेंशन साइड पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया T मल्टीप्लाई बाई LA मतलब लीवर आर्म। तो T तो हमें पता है 0.87 FYAST मल्टीप्लाई बाई D माइनस 0.42 XU। तो हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पता चल गया। अगर हम कंप्रेशन साइड से कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम टेंशन साइड पे कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है MU मैक्स और MU लिम भी हम उसे बोलते हैं, तो वो कैसे फाइंड हम करेंगे। तो मैक्सिमम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसे हम फाइंड करने के लिए हमारा कोडल प्रोविजन ऑलरेडी है। तो अगर हम Fe 250 के लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपका वो फॉर्मूला है 0.148 FCK BD²। अगर हम Fe 415 के लिए मैक्सिमम लिमिट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो हो गया 0.138 FCK BD²। अगर हम Fe 500 के लिए आपका मैक्सिमम लिमिट ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो हो गया हमारा 0.133 FCK BD²। तो इस वैल्यू को लेके हम अब डिजाइन भी कर सकते हैं, जो कि मैं पार्ट 2 वीडियो में आपको
डिजाइन के बारे में डिटेल्स में बता दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द सिविल थंडर।